क्राइम प्रोड में सब लोगों का स्वागत है। पुणे में एक परिवार रहता था। परिवार में नैना पुजारी अपने पति विवेक पुजारी के साथ रह रही थी। नैना पुजारी का पति बाजार में ही एक दुकान चलाता था, जबकि नैना पुजारी खराड़ी स्थित सिंक्रोन आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर तैनात थी। नैना अक्सर ऑफिस के लिए घर से सुबह 8 बजे निकलती और शाम को 7 बजे तक वापस आ जाती थी। पति पत्नी दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुशहाल थे और अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से जी रहे थे। हर रोज की दिनचर्या की तरह 7 अक्टूबर 2009 को नैना सुबह 8 बजे घर से ऑफिस के लिए निकलती है। नैना के ऑफिस जाने के बाद नैना का पति भी अपनी दुकान के लिए चला जाता है। शाम को 6 बजे विवेक अपनी दुकान बढ़ाकर जब अपने घर आता है तो वह देखता है कि नैना घर पर नहीं है। जब वह अपनी पत्नी को फोन करता है तो उसका फोन भी बंद आता है। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद वह फिर से ट्राई करता है, लेकिन नैना का फोन तब भी बंद ही आ रहा था। विवेक को इस बात की लगातार चिंता सता रही थी कि नैना अब तक घर क्यों नहीं लौटी। विवेक कंपनी में फ़ोन करता है और पता करता है कि नैना क्यों लेट हो गई है, लेकिन कंपनी से उसे जवाब मिलता है कि नैना तो 5 बजे ही ऑफिस से निकल गई थी। यह सब बातें सुनकर अब विवेक भी हैरान। विवेक नैना के दोस्तों तथा रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करता है, लेकिन उन सब का कहना है कि नैना वहाँ नहीं आई। समय हो गया था अब रात करीब 11 बजे का। नैना को लेकर विवेक बेहद चिंतित था। देर रात इंतजार करने के बाद 11:30 बजे विवेक अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी के घर न लौटने की शिकायत दर्ज करवाता है। शिकायत में वह बताता है कि 7 अक्टूबर को उसकी पत्नी सुबह घर से सिंक्रोन कंपनी के लिए गई थी, लेकिन शाम को वह अक्सर 6-7 बजे तक घर आ जाया करती थी, लेकिन आज वह घर नहीं आई। पुलिस स्टेशन में विवेक के बताए मुताबिक शिकायत दर्ज कर ली जाती है। विवेक भी शिकायत दर्ज करवाने के बाद वापस अपने घर लौट आता है। विवेक को इंतजार करते करते करीब 2 दिन बीत चुके थे। अपनी पत्नी को लेकर विवेक का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। 9 अक्टूबर 2009 को सुबह 10 बजे विवेक के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। विवेक फ़ोन को उठाता है। विवेक को बताया जाता है कि वह फौरन पुलिस स्टेशन में पहुंचे। यह खबर सुनकर तुरंत विवेक पुलिस स्टेशन में भागकर जाता है। अगले 10 मिनट में पुलिस स्टेशन वह पहुंच चुका था। विवेक ने पुलिस स्टेशन पहुंचते ही अपनी पत्नी के बारे में पूछा। उधर जवाब में थाना प्रभारी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी के साथ 7 अक्टूबर को कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी और शव की पहचान ना हो पाए इसलिए उसका सर पत्थर से कुचल दिया। सारी बातें सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। उस रात नैना पुजारी के साथ क्या हुआ और दोषियों को कोर्ट ने इतनी सख्त सजा क्यों दी, यह जानने के लिए कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा। पुणे की सिंक्रोन कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं। उनमें से एक थी नैना पुजारी। हर रोज की दिनचर्या की तरह नैना पुजारी सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलती है। नैना अपने स्वभाव से बहुत अच्छी थी। सब लोग उसे पसंद भी करते थे और वह सब लोगों के साथ घुल मिलकर भी रहा करती थी। मगर ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नैना को पसंद नहीं करते थे। दरअसल यह वह लोग थे जो नैना को हवस की नज़र से देखते थे और कई महीनों से नैना की फिराक में थे। 7 अक्टूबर को जब नैना अपने ऑफिस से निकलती है और बाहर रोड पर बस का इंतजार कर रही होती है, तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। कार में 3 लोग मौजूद थे। नैना उन तीनों लोगों को बखूबी जानती थी, इसलिए नैना कार में बैठ जाती है। कार में बैठे 3 युवक नैना की ही कंपनी में काम करते थे। दरअसल ये तीनों शख्स सिंक्रोन कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। जब ये नैना को अपनी कार में बैठाकर ले जा रहे होते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद जब गाड़ी को शहर से बाहर ले जाते हैं तो नैना इस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन इन लोगों के मन में कुछ और ही था। यह अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और उसे भी बुलाते हैं। अपने दोस्त को भी कार में बैठाने के बाद इनकी संख्या 4 हो चुकी थी, जबकि नैना कार में अकेली थी। सबसे पहले यह नैना को चाकू की नोक पर उसके पास जो पर्स है वो छीनते हैं और जब पर्स को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एटीएम और एक रिंग मिलती है। एटीएम मिलने के बाद सबसे पहले नैना से पूछते हैं एटीएम का कोड। नैना के गर्दन पर चाकू रखा गया था। इसी डर से नैना ने एटीएम का पिन बता दिया। अगर वह मना करती तो वो लोग उसे जान से मार देते। अपनी मौत के डर से नैना ने इन लोगों को एटीएम का कोड तो बता दिया,
पर ये लोग पास स्थित बाजार से एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। एटीएम से करीब 61,000 रुपए की राशि निकाली गई थी। सबसे पहले ये उन पैसों से शराब खरीदते हैं और फिर जंगलों की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल में ले जाकर सबसे पहले बारी बारी नैना के साथ दुष्कर्म करते हैं। जब दुष्कर्म करने के बाद इन्हें लगता है कि पुलिस इन्हें पकड़ लेगी, तो पुलिस से बचने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि नैना को यह जान से मार देंगे और उसके बाद नैना का सिर पत्थर से कुचल देंगे। प्लान के मुताबिक इन लोगों ने पहले तो नैना का रेप किया। जब इनका मन भर गया तो इन्होंने नैना को जान से मार दिया। जब नैना मर गई तो इन लोगों ने उसके सिर पर पत्थर भी मार दिया ताकि कोई चेहरे की पहचान ना कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने बाद में नैना के शव को जलाकर दफना दिया। जब विवेक की पत्नी घर नहीं लौटी तो विवेक को चिंता होती है और काफी समय बीत जाने के बाद वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस मिसिंग कंप्लेन लिखती है और कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। सबसे पहले पुलिस सिंक्रोन कंपनी में जाती है और वहां लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में सब बताते हैं कि नैना करीब 6 बजे ऑफिस से निकल गई थी। जब पुलिस बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है तो पुलिस को पता लगता है कि नैना ऑफिस के बाहर किसी कार में बैठकर गई है। अब पुलिस के पास कार की नंबर प्लेट मिलने के बाद मालिक का एड्रेस भी मिल गया था। अब तक पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि नैना के एटीएम से पैसे निकाले गए हैं। एटीएम से निकले 61,000 की राशि को देखते हुए पुलिस को लगता है कि यह मामला लूटपाट का है। सीसीटीवी कैमरा में कुछ लोगों की और भी पहचान होती है। पुलिस कार के मालिक योगेश को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है, मगर योगेश घर से फरार था। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए 16 अक्टूबर 2009 को योगेश रावत को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में योगेश राउत अपने साथियों के नाम भी बताता है, जिनमें वह खुद और महेश ठाकुर, विश्वास कदम और राजेश चौधरी का नाम लेता है। 9 दिसंबर 2009 तक पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले तो उसके साथ गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। 2 फरवरी 2010 को विशेष न्यायाधीश ने चारों आरोपियों की नार्को टेस्ट की इजाजत दी। जब सभी आरोपियों को नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था तो योगेश राउत रास्ते से फरार हो गया। योगेश राउत के फरार होने के बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया वहीं पर थम गई। अब पुलिस को तलाश थी योगेश राउत की। करीब 2 साल बीत गए, पुलिस के हाथ खाली। मीडिया ने इस केस में अच्छी सुर्खियां भी बटोर ली। पुलिस की नाकामी की हर तरफ चर्चा हो रही थी। तभी अपने मुखबिरों के आधार पर 12 जून 2013 को मुख्य आरोपी योगेश राउत को धार्मिक स्थल शिरडी से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सभी लोगों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन कोर्ट में और दिनों की बजाय बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि मीडिया के बहुत लोग आए हुए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मीडिया ने अच्छी सुर्खियां बटोर ली थी। सब लोगों को इंतजार था कि इस केस में जज क्या फैसला सुनाते हैं, लेकिन जब जज ने इस केस में फैसला सुनाया तो शायद यह बिल्कुल सही फैसला था। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए अपहरण, लूट, गैंगरेप और मर्डर के केस में चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और चारों आरोपियों को सजा-ए मौत का ऐलान किया। अगर इन लोगों की जिंदगी देखी जाए तो यह सजा उनके लिए बहुत कम है। नैना पुजारी केस में आरोपियों को मिली सजा से आप सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय।